नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे उसी एक मुद्दे पर जो अपने देश भारत के लिए एक अजीब तरह का माहौल कायम हो गया है। हमने तो कम से कम अपने 35 साल के कैरियर में इस तरह की घटना कभी नहीं देखी न सुनी। जी हाँ, बात उपराष्ट्रपति से शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के ही दिनेश शर्मा ने मिलकर के जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाया, मुख्य न्यायाधीश देश में धर्मयुद्ध और गृह युद्ध करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है। संसद हो या विधानमंडल, विधानसभा, उसे भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इतने पर भी वो नहीं रुके और पूर्व चुनाव आयुक्त को, कुरैशी साहब को, उन्होंने जिस अंदाज में मुस्लिम आयुक्त कह दिया, नहीं, आखिर ये करना क्या चाहते हैं ये पूरी। और इसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष एक ट्वीट करते हैं, जेपी नड्डा, और इतना सिर्फ कहते हैं कि इस बयान से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। क्या इससे निशिकांत दुबे की जो उन्होंने कुछ कहा या जो कुछ किया वो क्षम्य हो जाएगा? हालांकि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को अपना लेटर भी भेज दिया है और गवई साहब का कल जो 2-3 केस में बयान आया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वादी से, वो भी अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि अब ये भी देखना है कि संजीव खन्ना के बाद, जस्टिस खन्ना के बाद अब BR गवई अगले मुख्य न्यायाधीश होने जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के डीन और देश के जाने माने कानूनविद प्रोफेसर MP सिंह साहब को आमंत्रित किया है। तो हम चलते हैं सीधे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। संवैधानिक जो स्थिति है, जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं, बात को शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और जो ताज़ा हालात हैं हिंदुस्तान के, आज हम उसी पर आपसे कुछ जानना चाहेंगे, खुद के लिए, अपने दर्शकों के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? चतुर्वेदी जी, इस वार्ता के आयोजन के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, इस संदर्भ को आगे बढ़ाने के पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि विश्व की जो कुछ प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं, जो विश्व के प्रजातंत्रों का मूल्यांकन करती हैं, उसमें एक सर्व प्रमुख एजेंसी है स्वीडन की VDEM, वेरियस डेमोक्रेसीज।
उन्होंने भारत को पार्शियल डेमोक्रेसी, आंशिक प्रजातंत्र या चुना हुआ अधिनायकवाद की श्रेणी में डाल दिया है। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। अब अगर आप देखिए, हम बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते, क्योंकि पिछले 11 साल में वर्तमान सरकार ने, और वर्तमान सरकार माने नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मतलब वो सरकार माने यही दो व्यक्ति हैं। इन लोगों ने लगभग, हमको एक बात और समझना चाहिए कि प्रजातंत्र के दो तत्व हैं। एक पॉपुलर डेमोक्रेसी और एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी या संस्थागत प्रजातंत्र। तो पॉपुलर डेमोक्रेसी पर तो ये तीसरी बार चुनाव जीत गए। सांप्रदायिकता की कड़ाही को गर्म करके इन्होंने हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करके जो पॉपुलर डेमोक्रेसी है उस पर किसी तरह कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ जो दुनिया का हर अधिनायकवादी या तानाशाह करता है, आपको पता होगा कि हिटलर भी पॉपुलर डेमोक्रेसी के थ्रू शासन में आया था। वह भी चुनाव में बहुमत प्राप्त करके आया था। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का, उसके अंतर्गत वो चुनाव जीत कर आया था। डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव जीत बहुमत पाकर आए हैं। तो इन्होंने भारत के लगभग सभी प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर या तो कब्जा कर लिया या उन पर दबाव बनाकर, या खुद उन लोगों ने अपने स्वार्थ और लालच में वो लोग झुक गए सत्ता के आगे। जैसे रिटायरमेंट के बाद रंजन गोगोई या जस्टिस नजीब, ये लोग इसके कुछ उदाहरण हैं कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए लोग झुकते हैं। या एक बहुत सरनाम जज हुए अरुण मिश्रा, या तो चुनाव आयोग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सीबीआई, इनकम टैक्स, विजिलेंस कमीशन, मानवाधिकार आयोग में अपने पिट्ठुओं को बैठाकर अरुण मिश्रा जैसे लोगों को, तो सब इनके मन माफिक चल रहा था। और आप यह भी जानते होंगे कि जस्टिस खेहर से लेकर चीफ जस्टिस और रंजन गोगोई और डीवाई चंद्रचूड़ तक लगभग उच्चतम न्यायालय भी इनके मनमाफिक निर्णय लगातार दे रहे हैं। अगर कुछ आप प्रमुख एक आध कुछ नहीं कुछ प्रमुख वादों का उल्लेख किया जाए, जैसे आप राफेल को लीजिए, इन्होंने सील बंद लिफाफे में ले लिया। पेगासस को ले लिए आप, सेबी के वो जो माधवी बुच थी उनका भी आप ले लीजिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लीजिए, उसको डीवाई चंद्रचूड़ ने अवैध और असंवैधानिक कहा।
लेकिन अवैध रूप से अर्जित धन पर न किसी को दंड दिया गया न धन वापस हुआ। जी वह एक नारा दे दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी इमेज के लिए, जी और इसके बाद प्रधानमंत्री को अपने घर गणेश पूजन भी वंदना बुला में बुला भी लिया। नहीं, इसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र में जो हाँ, तोड़फोड़ हुई, वो भी महाराष्ट्र की किया। सरकार तो पूर्णतया अवैध सरकार, जी। जिसको डीवाई चंद्रचूड़ ने अवैध किया, लेकिन अगले चुनाव तक उन्होंने कोई बाधा नहीं पहुंचाया। जी तो ये सब इनका बहुत ठीक ठाक चल रहा था। एक चीज इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, ये जो निशिकांत दुबे हैं, जी अगर आप लोकसभा की कार्यवाही को देखेंगे जी तो वो भाजपा के मेन शूटर है। हाँ, ठीक कर रहे हैं। जैसे कि माफिया लोगों के मेन शूटर होते हैं, हाँ हाँ उसी तरह ये भाजपा के मेन शूटर हैं। जी मैंने कई बार देखा है कि प्रमुख बिलों पर यह डिबेट का प्रारंभ भाजपा इनसे करवाती है, और ये अपने दुर्व्यवहार और अपशब्दों के लिए कुख्यात है। जैसे महुआ मित्रा को इन्होंने वैशाली की बधू कह दिया, जी कोई इनको भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। या वो जो रमेश बिधूड़ी ने जी दानिश 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 साहब को दानिश जो है अली को जो कहा सदन की- लोकसभा में जी। क्या क्या सांप्रदायिक गालियां दिया, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। या ये जो अनुराग ठाकुर हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वो स्टेट रैंक से कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो लगभग इनका जो अधिनायकवाद था वो सुचारू रूप से चल रहा था। थोड़ी सी इनके अंदर दहशत पैदा हुई लोकसभा चुनाव के बाद। जी, जो 24 जून को रिजल्ट आया 2024 में, जब इनकी सीट घटकर 240 हो गई, तो इनको ऐसा लगा कि पॉपुलर वोट्स हमारे घट रहे हैं। तो जब पॉपुलर वोट घट रहे हैं तो इनको जिस प्रकार की इनकी आरएसएस की ट्रेनिंग है, सावरकर से लेके आज तक, गोलवरकर से लेके, तो इनके मन में शायद ये आया होगा, मुझे मालूम नहीं, कि हम संस्थाओं पर अपना दबाव और बढ़ाएं, जी क्योंकि जमीन पर हमारे मत कम हो रहे हैं। तो जो दो प्रमुख विभाजन हैं, एक लोकप्रिय अंग प्रजातंत्र का पॉपुलर डेमोक्रेसी जिसका निर्धारण मतों से होता है, जी और दूसरा संस्थागत नियंत्रण। तो चूंकि एक तरफ से हम कमजोर पड़ रहे हैं थोड़ा, जी और हमको मदद लेनी पड़ रही है, जैसे पलटू राम की या उधर चंद्रबाबू नायडू की, तो हम क्यों न संस्थाओं पर दबाव बढ़ा दें। तो दो घटनाएं हुई हैं प्रमुख, जी केवल एक नहीं जो आप उल्लेख कर रहे थे। एक इनको बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 11 साल से, चाहे आप धनखड़ की भूमिका बंगाल में देखें, जी या आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका केरल में देखें, या RN रवि की भूमिका तमिलनाडु में देखें, तो गवर्नर के माध्यम से इन लोगों ने अपना शूटर प्रांतों में भी अपॉइंट किया था।
कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो तुम उन विरोधी दलों की सरकारों को इतनी बाधा पहुंचाओ कि वो चल ही न पाए। और गवर्नर के माध्यम से इन लोगों ने संघवाद पर बहुत बड़ा हमला किया, क्योंकि देखिए संघवाद के खिलाफ आरएसएस शुरू से है। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय के पढ़ें किताब एकात्म मानववाद, हाँ। तो उसमें भी वो संघवाद के खिलाफ है। वो यूनिटरी स्टेट के पक्ष में है, पूर्ण केंद्रीकरण के पक्ष में है। तो इनका ये भी धंधा चल रहा था। लेकिन स्टालिन ने जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया और कि साहब कई बिल तो 3 वर्षों से पड़े जी, थे, डम किए हुए। और यही भगवंत सिंह मान भी पंजाब का मुकदमा लेकर गए, वहां भी डांट पड़ी गवर्नर को। आपने इनका दुष्कर्म चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में देखा होगा कि ये लोग किस निम्न स्तर तक जा सकते हैं अधिनायकवाद कायम करने के लिए। तो जब ये मुकदमा पहुंचा तो भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है 142, जी, चतुर्वेदी जी, 142 के कारण भारतीय संविधान दुनिया के उपलब्ध संविधानों में इसका सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि दुनिया की किसी उच्चतम न्यायालय को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और संपूर्ण न्याय के लिए इस प्रकार का अधिकार किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, जो अधिकार हमारे संविधान में बाबा साहब ने अनुच्छेद 142 में दिया है। एक हमारे लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन लीके, एक लैटिन फ्रेज है कि वेयर देयर इज नो लॉ। तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 को देखें खास तौर से, जी, और 200 के उप अनुच्छेद 4 को देखें, तो गवर्नर या राष्ट्रपति के पास जब बिल असेंट के लिए भेजी जाती है जी, तो उसमें लिखा है कि या तो वो विदहोल्ड करे हाँ, और अपना निर्णय असेंबली या संसद को प्रेषित करे जी, कुछ सुझावों के साथ कि आप इसमें संशोधन करके हमारे पास भेजिए। जी, लेकिन उसमें एक फ्रेज इस्तेमाल है एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, जी, कि जिस दिन वो पेश कर दिया गया गवर्नर या राष्ट्रपति के पास, उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र या यथासंभव वो कार्रवाई कर दे। अब आप 3 साल तक बिल लेके बैठ गए, आपको जानकर दुख होगा कि जैसे राष्ट्रपति को पार्डन का पावर है, क्षमादान का, 4-4, 5-5 साल तक कोई फैसला ही नहीं होता है। तो उस समय संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लोगों ने उठाया था जी, कि कोई समय सीमा लगा दिया जाए। लेकिन बाबा साहब का ये कहना था कि देखिए चतुर्वेदी जी, आप जब संविधान सभा की मीटिंग्स अनवरत चल रही थी तो उसमें जिस तरह के लोग सदस्य थे, उनको ये अनुमान ही नहीं होगा कि ऐसा, कि हमारे राजनेता इस स्तर तक गिर जाएंगे जी, सत्ता के उपभोग के लिए।
उनको ये भी अंदाज नहीं था कि प्रजातंत्र के छद्मवेश में यहाँ पर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कायम कर दी जाएगी। घोर सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करके उन लोगों के मतलब वो लोग ये सोच ही नहीं सकते थे। और 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, तो अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे, जब फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि संविधान तो अच्छा बना है, लेकिन संविधान तभी तक अच्छा है जब तक उसको चलाने वाले अच्छे होंगे। चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके अगर चलाने वाले खराब हैं तो वो संविधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा और वह निष्क्रिय हो जाएगा। बाबा साहब की दृष्टि साफ थी। तो उन्होंने सोचा कि एज सून एज पॉसिबल, माने भाई अब जैसे 150 कमरे का राष्ट्रपति भवन है, अब मुर्मू के पास काम क्या है, या आप लखनऊ का आनंदीबेन पटेल का राजभवन देखिए, इनके पास दिन भर में काम क्या है। तो भाई आपके यहाँ कोई बिल गई, वह उस प्रांत के जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी भलाई के लिए बिल पास हुआ होगा। असेंबली की अवधि 5 साल की है, 3 साल तक आर.एन. रवि बिल ही दबाकर बैठ गए। तो इसका तरह से आपने संघवाद की धज्जियां उड़ा दिया और प्रांतीय सरकारों को आपने अर्थहीन बना दिया। तो 142 अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि इन एनी मैटर और कॉज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इट कैन गिव एनी डायरेक्शन ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो भाई अगर गवर्नर बिल रखकर बैठ गया कुर्सी पर और वो असेंट ही नहीं दे रहा है, बिल लौटी दोबारा भी भेज दिया, तो उसमें वर्ड शैल कि आप को असेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट को भेज दीजिए। जब दोबारा बिल गई तमिलनाडु की तो उसने प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब एक रहस्य आप और समझिए कि गवर्नर और राष्ट्रपति हमारे संविधान में एक अलंकारिक पद है। हाँ। उपराष्ट्रपति भी अलंकारिक पद है। उपराष्ट्रपति को पावर केवल एक ही है, राज्यसभा को चलाना। इसके अलावा धनखड़ को अलग से कोई पावर नहीं। तो ये तो जैसे फुटपाथ पर रामदाने का लड्डू बेचने वाले या इस तरह के, इन्होंने ऐसा पावर अपने ऊपर, और इनका इतिहास बड़ा दर्दनाक है और दुखद है धनखड़ का। देखिए पहले लोक दल में रहे चरण सिंह जी के साथ, फिर जनता दल में गए, फिर कांग्रेस में भी ये रहे, एमएलए रहे राजस्थान में कांग्रेस के टिकट पर, फिर सत्ता सुख के लिए यहां आ गए। तो ये आदमी चापलूसी के आधार पर अत्यंत सत्ता लोलुप व्यक्ति है और जबान का बहुत खराब है। संस्थागत मर्यादाओं की इसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो 142 में सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उस बेंच का नेतृत्व जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, 142 का उपयोग करके इन्होंने कह दिया कि 3 महीने के अंदर समय बांध दिया। और राष्ट्रपति के लिए भी, भाई राष्ट्रपति क्या है? The President of India acts on aid and advice of the Council of Ministers.
एक तरह से ये अटैक तो ये जो निर्देश है इनडायरेक्टली आप कहें कैबिनेट को है। कैबिनेट को है जी। भाई राष्ट्रपति तो एक पोस्टल प्रोसेस है बस कि उनके पास बिल गई, आप होम मिनिस्ट्री को भेजिए, जी फिर होम मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री से कंसल्ट करेगा, आपको संस्तुति भेज देगा, आप साइन करिए, अब आप उसको लेकर बैठ जाइए। ऐसे तो संघवाद की बखिया उगेड़ दिया इन लोगों ने। तो जब ये घटना हुई, इसी बीच में इनका एक क्रांतिकारी सांप्रदायिक प्रस्ताव और आ गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये आरएसएस के एजेंडा में था। जब ये नागपुर गए हैं मोहन भागवत से मिलने, तो वहीं से इनको ये एजेंडा दिया गया होगा कि आपने 370 एबॉलिश कर दिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मदद किया। राम जन्मभूमि में धुआंधार मदद, डीवाई चंद्रचूड़ और भगवान से प्रेरणा लेके जो फैसला लिखा उन्होंने, सब आपके पक्ष में हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रक्रिया चली ही रही है, 3 तलाक में सफलता आपको मिली गई। तो एक बाण और छोड़िए, वक्फ बिल संशोधन बिल का। आपको याद होगा, मैंने तो राज्यसभा लोकसभा में 3-3 बजे रात तक, आप सोचिए एक बीमार 78 साल के महिला सोनिया गांधी 3 बजे रात तक राज्यसभा में बैठी रही जब तक फाइनल वोटिंग नहीं हुई। आपने जेपीसी में, आप जानते होंगे, ये जो जगदम्ब का पाल 12 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर हो गया था। जी जी जी। ये इतना चलायमान प्राणी है सत्ता के लिए। तो आपने विरोध पक्ष के जो सदस्य थे जेपीसी में, उनका कोई डिसेंट माना ही नहीं माना, उनको बाहर भी कर दिया। हाँ, तो जबरदस्ती आपने सारी परंपराओं का उल्लंघन करते हुए किया। तो जब ये गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का सलाह दिया उच्चतम न्यायालय ने, तो जगदीप धनखड़ ने ये बात वो संविधान के मूल ढांचे वाले केशवानंद भारती जजमेंट के खिलाफ भी करते रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल है और वो संसद के अधिकारों पर नाभिकीय हमला कर रही है, उसकी गरिमा को घटा रही है। वहां से उन्होंने शुरू किया। इस बीच में जब वक्फ बिल के सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, जो कि भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों का गंभीर उल्लंघन है, जैसे समानता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, ये सबका घोर उल्लंघन है। भाई, आप हिंदू इंडाउमेंट में नॉन हिंदू को मेंबर बोर्ड में नहीं रखेंगे, जैसे काशी विश्वनाथ का ट्रस्ट है या राम जन्मभूमि ट्रस्ट है या आंध्रा का जो तिरुपति वाला तिरुपति संस्थान जम्मू में है, हाँ, वैष्णव देवी का, हाँ। तो लेकिन वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को 2 ठो रखेंगे कम से कम। तो उस पर जो 3 मुख्य बिंदु थे, उस पर संजीव खन्ना जी ने सवाल उठाया। एक तो भाई, आप गैर धर्म के लोगों को क्यों रख रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को। दूसरी बात है वक्फ बाई यूजर। मान लीजिए 12वीं 13वीं शताब्दी में मुगल आए, कोई मस्जिद है, मजार है। अब उस समय तो रजिस्ट्री होती नहीं थी, न खसरा का खतौनी इस प्रकार का था, ये तो अंग्रेजों ने लागू किया।
तो वो प्रमाण कहाँ से लाएगा? तो आप कहते हैं हम उन प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात का उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये मोदी और शाह, अडानी, अंबानी का सम्मिलित प्रयास है कि जमीनों पर कब्जा करना, जी मिनरल जहां है उन जमीनों पर कब्जा करना, जहां व्यापारिक संस्थान खड़े किए जाते हैं उन पर कब्जा करना। आप जानते होंगे कि मुकेश अंबानी का जो 23 मंजिल की एंटीरिया है वो अभी वक्फ की प्रॉपर्टी पर। फिर उसमें लिमिटेशन लगा देना कि अगर 12 साल तक एडवर्स पोजीशन में किसी का कब्जा है तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो इस तरह का प्राविधान, प्लस कलेक्टर प्रकृति निर्धारित करेगा कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं। तो कलेक्टर माने या डीएम माने आप जानते हैं, वो तो एक ग्राम प्रधान से डरता है, चीफ मिनिस्टर वगैरह तो भूल जाइए, वो तो लोकल एमएलए के पीछे घूमता है, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा उसका। तो जब इस पर, अच्छा उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट तो दिया नहीं, लेकिन तानाशाह जो होता है उसके मन में आता है कि अरे अभी तक तो सारे चीफ जस्टिस हमारे अनुसार चल रहे थे, इनकी इतनी हिम्मत। तब इन्होंने अपने शूटरों का कान भरा कि अब तुम गोला बारूद लेकर मैदान में आ जाओ। तो जो सबसे बदजमान अव्यवस्थित जो इनके शूटर हैं, जगदीप धनखड़, निशिकांत दुबे, उधर एक क्रांतिकारी इनका शूटर है आसाम में, हेमंता बिस्वा शर्मा। दिनेश शर्मा जो है, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तथाकथित प्रोफेसर हैं कॉमर्स के, मैं जानता हूं। दिनेश शर्मा में स्वतः बयान देने की हिम्मत ही नहीं। देखिए दिनेश शर्मा ने जब बयान दिया और उधर केरल के चंद्रशेखर का भी बयान आ गया, जो मिनिस्टर भी था पहले, अब हट गया। जी जी। इसका मतलब कि कहीं बैठकर ये पूरी रणनीति बनाई जी। अब आप नड्डा साहब का बयान देखिए कि वो उनका निजी बयान है। भाई आप ये बात कह ही नहीं रहे कि बयान गलत है कि नहीं, वो निजी बयान है। हाँ निजी है। भाई सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए जाते हैं वो निजी नहीं होते। निजी बयान आप निजी जीवन की परिधि में दे सकते हैं। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजी बयान कैसे देंगे? आप तो सार्वजनिक व्यक्ति हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सार्वजनिक रूप से आप बयान दे रहे हैं, तो निजी बयान कैसा हो गया? एक और रहस्य चतुर्वेदी जी समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के 2 सीईओज हैं, मोदी और शाह जी, वो एकदम चुप है। हाँ, उसके बाद से कोई ये माने उर्दू में कहते हैं ना कि खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए। जी, अपना तमाशा देख रहे हैं कि पट्टे गाली देते रहो। चीफ जस्टिस कह दिया कि गृह युद्ध, हाँ, तो गृह मंत्री कौन है? ये बतावें। कई गृह युद्ध चल रहे हैं या सभी गृह युद्ध चल रहे हैं, तो अगर किसी गृह मंत्री के रहते गृह युद्ध चल रहा है तो उसको तो अपने पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। क्यों है वो? मतलब इसको कहते हैं स्कैंडुलस कॉन्टेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम। जो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें एक है
धारा 15 का जो उपधारा 3 है कि स्कैंडुलस कंटेम्प्ट, मतलब कि इज्जत उतार लेना सुप्रीम कोर्ट के मर्यादाओं की। अब देखिए, अंत में हार जीत के लोग कहते थे कि भैया चला सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह से हार गई, चला वहाँ देखल जाए, शायद न्याय मिल जाए, खास तौर से मानवाधिकारों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। तो इस संस्था को ये लोग तहस नहस कर देने पर तुले हैं। दूसरी एक चीज आप और समझिए, ये जो B.R. गवई हैं, ये खानदानी अंबेडकरवादी हैं जी। इनके पिताजी महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी संगठन चलाते थे और उनकी आंतरिक लगाव कांग्रेस से था। वो कांग्रेस ने उनको गवर्नर भी बनाया था। तो जब राहुल गांधी का जो 2 साल की सजा वाला मुकदमा गया B.R. गवई के पास, तो उन्होंने वकीलों से पूछा कि मेरे घर का ये बैकग्राउंड है, अगर आप लोग कहें तो मैं ये केस सुनूं या एक अंग्रेजी में शब्द रेक्यूज कर लूं, अपने को इस बेंच से हटा दूं। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं। तो अब 14 मई से B.R. गवई चीफ जस्टिस होंगे तो 6 महीने के। हाँ। बीच में 1 महीने के लिए B.V. नाग रखना है, थोड़ा वो सख्त है, 1 महीने के लिए है बस। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मोदी भक्तों की एक लंबी परंपरा है, अप टू बेला त्रिवेदी। तो हमें लगता है कि एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है कि जो 5 मई को सुनवाई है वक्फ अमेंडमेंट, उसी में ये जज लोग डर कर उनकी फेवरेबल, हाँ, मतलब बाधा न पहुंचाए, इनके महाप्रयासों में सांप्रदायिक बाधा न पहुंचावे। इस बीच में इन्होंने एक और बहुत गंदा काम किया, वही परम आदरणीय निशिकांत दुबे ने, कि एक बहुत अपराइट या न्याय पसंद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे S.Y. कुरैशी, उनके बारे में लिख दिया कि आप मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। चुनाव भी नहीं लिखा है, मुस्लिम आयुक्त थे। हाँ, मुस्लिम आयुक्त थे और आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया, जबकि उस समय S.Y. कुरैशी थे भी नहीं चुनाव आयुक्त, जो समय वो बता रहा है। और उस समय झारखंड में भाजपा गवर्नमेंट, बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर थे। और घुसपैठिया बांग्लादेश का तो बंगाल होते हुए आएगा ना, कि सीधे कैसे हेलीकॉप्टर से झारखंड आएगा। तो बॉर्डर सिक्योरिटी तो होम मिनिस्टर के जिम्मे है, BSF। मान लीजिए सैनिक आक्रमण ना हो, घुसपैठ हो रही हो, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा तो अमित शाह के जिम्मे है। और वोटर तो आप जानते हैं, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करेगा। तो देखिए, तानाशाह जब पागल होता है, मैं एक घटना आपको बताऊं, विश्व का एक क्रूरतम तानाशाह था, ईदी अमीन, युगांडा का। हाँ। एक रेस हो रही थी कार की, तो उसने कह दिया कि एक कार की रेस में हमारा कुत्ता कार चलाएगा, उसको बेल्ट वोल्ट लगा के बांध दिया।
और कहा कि अगर ये फर्स्ट प्राइज नहीं पाएगा तो हम आयोजकों को गोली मार देंगे। जब तानाशाह हताश होने लगता है तो वो सारी संस्थाओं को तहस नहस कर सकता है। तो मैं तो चतुर्वेदी जी केवल ये कहूँगा, एक अंग्रेजी का फ्रेज है टिपिंग पॉइंट, कुछ लोग इसको डिपिंग पॉइंट भी कहते हैं। भारत के राजनीतिक परंपरा या इतिहास में एक हम ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो प्रजातांत्रिक मूल्यों, संसदीय और संस्थागत परंपराओं के विनाश के लिए एक खतरनाक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। और इसमें हम लोग की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम जजों का नाम लें तो चाहे दीपक शर्मा हो, BS बोबडे हो, जस्टिस खेहर हो, जस्टिस रंजन गोगोई हो, जस्टिस DY चंद्रचूड़ हो, इन लोगों ने खुद दिखा दिया कि हमारे अंदर रीढ़ नहीं है और मेरी प्रजातंत्र के प्रति कोई श्रद्धा या लगाव नहीं है, हमें बस अपना स्वार्थ देखना है। ये इन्हीं लोगों ने किया, चाहे दबाव में किया या लालच में किया, ये हम नहीं बता सकते। यह भी बात सही है कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत पारदर्शी नहीं है, लेकिन अगर जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो आप डिस्कशन करके लोकसभा में, राज्यसभा में एक्सपर्ट्स की कमेटी बना के उसको और पारदर्शी बनाइए। जी। अब उसने धनखड़ ने एक आरोप और लगा दिया कि वो जो माननीय वर्मा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज में जो नोट वोट पकड़ाया, उन पर FIR क्यों नहीं हुआ। तो भाई उस पर जो परंपरा है इंटरनल इंक्वायरी बैठ रही है जी। अगर उनको जजेज ने रिपोर्ट दे दिया, जो तीनों जज थे, हिमाचल के चीफ जस्टिस, पंजाब के चीफ जस्टिस, रिपोर्ट दे दिया, अगर प्रमाण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर देगी पार्लियामेंट को कि इनका इम्पीचमेंट कर दिया जाए। यही प्रक्रिया है। तो आपने विषय चुना है, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक और दुखद बिंदु पर हम आ गए। सर, अब क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है या उसे क्या करना चाहिए? देखिए, SY कुरैशी साहब ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब से एक कोटेशन दे दिया है कि अगर सुअर से लड़ोगे तो तुम हार जाओगे और सुअर तुमको मिट्टी में पटक देगा, गंदे भी हो जाओगे। जी। तो मेरा दिल ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुई मोटू तो कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग नहीं चलाएगी। देखिए कि कोई भी एक सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति जी। अगर निशिकांत दुबे से लड़ जाए, जिसकी डिग्री भी फ्रॉडुलेंट है, जिसके ऊपर झारखंड में कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अब उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाके लड़ जाए और मान लीजिए 1 दिन की सजा दे दे, 2 दिन की, भाई क्या करेगा? 6 महीने की सजा है, 2000 रुपए का जुर्माना है, क्या करेगा? तो हमें नहीं उम्मीद है कि वो स्वतः संज्ञान हो, लेकिन एक दूसरा रास्ता है
कि कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, लेकिन जो महाधिवक्ता हैं, जी अटॉर्नी जनरल, उनकी संस्तुति चाहिए। वो संस्तुति देंगे। नहीं देंगे तो वो भी अपनी इज्जत गंवा देंगे। क्योंकि सर मान लीजिए कि जो आप उदाहरण दे रहे हैं, सही बात है कि एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी से जाकर के उसका मुकाबला नहीं, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा जी। हूँ। माने इसी कॉलोनी में हम्म, यहाँ बहुत से हीरोइनची और दारूबाज अभी रात में निकलेंगे, वो हमको गाली दे दे और मैं उनको गाली देने लगूं, हाँ तो आते जाते जो लोग हैं सम्मानित क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप बीएचयू में प्रोफेसर रहे, डीन रहे, क्या इससे लड़ रहे हैं? जी। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ना। कुछ न कुछ तो उसको दंड मिलना चाहिए कहीं से भी। नहीं, दंड उसको देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, वो कायदे तो- से उसका निष्कासन हो जाना हाँ। चाहिए था। तो जनता तो देख रही है। प्रजातंत्र में देखिए, आप तत्काल पैरेलल ड्रा कीजिए अमेरिका से। जी अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फंड काटा ट्रंप ने, हाँ जैसे मोदी ने यहाँ यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। जी लेकिन वो विश्वविद्यालय लड़ रहे हैं। जी फेडरल बैंक का चेयरमैन लड़ रहा है। माइग्रेंट के पक्ष में मुकदमे कायम हो गए। क्यों? क्योंकि संस्थाएं मजबूत हैं। हाँ तो यह जो दुष्प्रयास चल रहा है भाजपा का अपने शूटरों के माध्यम से, वो सांप्रदायिकता के कारण लोकप्रिय वोट तो इन्होंने व्यवस्था कर लिया। थोड़ा बहुत वोट कम पड़ा मत तो पलटू लोगों से को मिला जुला कर लिया। जी ये तो हो गया जुगाड़। अब संस्थाओं को दबाना है, चौपट करना है, विनष्ट करना है। अब संस्थाओं में एक सुप्रीम कोर्ट ही तो बचा था हाँ, जिससे कुछ उम्मीद थी। हम तो जैसा जो आपने वेंकट किया। रमणी है, जी वेंकट रमणी जो अटॉर्नी जनरल हैं, अगर इन्होंने परमिशन नहीं दिया, जी फर्ज करिए नहीं दिया, हमें उम्मीद है वो परमिशन दे देंगे। अगर नहीं दिया और मान लीजिए कुछ वर्षों बाद सरकार पलट गई तो ये तो अटॉर्नी जनरल रहेंगे नहीं, हाँ है ना। ये सुप्रीम कोर्ट में एक सम्मानित एडवोकेट की तरह क्या मुंह लेकर जाएंगे? इन लोग, ऐसे लोगों को अपना भविष्य में क्या हमारा होगा उसकी चिंता रहती है क्या? नहीं, क्यों नहीं, बड़े वकील हैं। तो जैसे सोली सोराब जी अटल जी के समय अटॉर्नी जनरल थे, पालकी वाला थे, या ये बड़े बड़े लोग होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और हम तो एक लॉ के सामान्य विद्यार्थी होने के नाते हमारी ये तमन्ना है, मतलब इस उम्र में आकर, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्था बच जाए या न्यायाधीश बचा लें। लेकिन कितने दिन बचाएंगे ये बताइए। ठीक बात। जब आपके ऊपर कोरोना के वायरस चारों तरफ से हमला जी, कर रहे हैं, जी, तो बहुत आप बचेंगे, BR गवई तक बचेंगे। हाँ फिर वही चाटुकार जजों की लंबी लिस्ट है। एक BV नागरत्ना को छोड़कर, जिनके पिताजी ES वेंकट रमैया भी चीफ जस्टिस थे कर्नाटक के हैं। फिर वही परंपरा है लंबी। तो खतरा तो बहुत गंभीर है, और या तो जनता उठ खड़ी हो। बिहार का चुनाव आसन्न है। हाँ, लेकिन इसमें अब गवई साहब ने एक इशारा कर दिया। जी, जो एक भाजपाई वकील गए थे विष्णु जी,
विष्णु विष्णु शंकर जैन, जैन, विष्णु शंकर जैन, हाँ वो हर मस्जिद के नीचे जी, वो उनके मंदिर पास कोई मशीन है, नहीं वो देख लेते हैं। देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग एडवोकेट है वो। जी। और उनकी रिमोट सेंसिंग मशीन केवल मस्जिदों के अंदर ही देख पाती हाँ है। कितने हिंदुओं ने बुद्ध मंदिरों को ढहा दिया, उनकी मशीन की क्षमता वहां तक जाने की नहीं है। जो बौद्ध विहारों को ढहाया गया, जैन मंदिरों को ढहाया गया, उनकी मशीन केवल बनाई गई है मस्जिदों के नीचे। मंदिर खोलने की, हो सकता है विष्णु जैन जी मक्का तक पहुंच जाए, हाँ अगर उनको मौका मिल जाए तो मक्का चले जाए अभियान में। तो गवई साहब ने, देखिए, एक जो बौद्धिक व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि कोर्ट के ऊपर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम वह विधिक और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आप जो संविधान में अन्य प्रक्रियाएं हैं राष्ट्रपति शासन की या अनुच्छेद 355 के इस्तेमाल की, तो उसके लिए आप राष्ट्रपति के यहाँ जाएं। हम इस अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इशारा तो दे दिया जी, कि ठीक है, अगर आप हमारी मर्यादाओं के विनाश करने पर तुले हैं संस्था को, सुप्रीम कोर्ट को, तो भाई हम थोड़ा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में चतुर्वेदी जी कॉन्शस विड्रॉल, कि हम अपने को थोड़ा पीछे कर ले रहे हैं। हाँ। जी, बहुत शुक्रिया आपको। बहुत विस्तार से आपने इस विषय को उठाया और इस विषय पर आपने हमको या मेरे दर्शकों को जानकारी दी। कुल मिलाकर के ऐसा जो आपने शुरुआत में ही कहा वही महसूस हो रहा है कि हम जो हमने एडॉप्ट किया था लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, और जिस तरह का जो संवैधानिक ढांचा हमने खड़ा किया था, संघ को जिस तरह से, संघ मतलब भारतीय गणराज्य से है मेरा, वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गई है इस समय। और इसमें निश्चित तौर पर अब देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा और नहीं, विरोधी पक्ष को जी, एकजुट होना पड़ेगा। जी। एक वाक्य हम और कह दें जी, कि ये भारतीय प्रजातंत्र का डार्क एज है, और मेरी ये इच्छा है कि इस अंधकार से हम बाहर निकलें। जी। चलिए, इसी शब्द के साथ, इस लाइन के साथ, ये जो डार्कनेस की बात की गई है उसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपने पूरा वीडियो सुना, आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारी मेहनत कामयाब हो। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।